लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट टाटा म्यूचुअल फंड राहुल सिंह सर के साथ। मार्केट्स के ऊपर बात हुई है, मार्केट में किस तरीके से वो खुद स्टॉक सिलेक्शन करते हैं बात हुई है, किस तरीके से एग्जिट प्लान करते हैं, सेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, मार्केट में आने वाले समय में मिड कैप स्मॉल कैप में क्या आउटलुक है। एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आज के दिन कवर हुआ है आज के इस वीडियो में। डिटेल में देखना मत भूलिएगा। ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन और पॉडकास्ट होने वाली है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। तो उसी समय इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा जिस समय आपके पास एटलीस्ट 30 मिनट्स हो, और लाइक करके मुझे अभी ही बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच आनंद। राहुल सर, पहला क्वेश्चन, आप एक रिसर्च एनालिस्ट थे। रिसर्च एनालिस्ट आपने बहुत समय तक किया है, उसके बाद नाउ यू आर मैनेजिंग टाटा म्यूचुअल फंड एज CIO। इस कंप्लीट जर्नी में सर पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, साथ ही साथ आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि जब हम एनालिस्ट थे 2010 से लेकर 2015 तक, हमारा रोल होता है कि हम अपने जो 2-3 सेक्टर हैं, जैसे मैं ऑयल एंड गैस टेलीकॉम करता था, तो मैं वो उन सेक्टर्स पे एकदम डीप डाइव फोकस तरीके से काम करता था। और उसमें हमारा जो जॉब होता था, हमें इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या हैं, कौन सी कंपनी मार्केट शेयर ले रही है, और वो एकदम इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता था। वहाँ से जो जर्नी हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। फिर बाद में हेड ऑफ रिसर्च बना, तो देन आई हैड टू लुक एट बाकी जो इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। तो फिर आप एक रिलेटिव इस इंडस्ट्री वर्सेस दैट इंडस्ट्री करने लगते हैं। वो एक लर्निंग प्रोसेस था। और फिर म्यूचुअल फंड बाई साइड में तो फिर आपको पूरा ही कंपेयर करना पड़ता है, आपको वर्ल्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है, और कहाँ से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, क्या अच्छा कर सकती है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की आपने बात बोली, वो हर फेज़ में काफ़ी डिफरेंट था। जो इंडस्ट्री रिसर्च या जो इक्विटी रिसर्च की बात करें, तो वहाँ तो हमें इंडस्ट्री में डिसाइड करना था कि इंडस्ट्री में कौन से वो 1-2 प्लेयर अच्छे हैं और कौन से प्लेयर अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं करते थे। तो स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे एक विद इन द इंडस्ट्री क्या हो रहा है, वो इंट्रा इंडस्ट्री रह जाता था। अब जो है स्टॉक सिलेक्शन, अगर आप जब सारे सेक्टर्स को देखना शुरू करते हैं और फंड मैनेज करना शुरू करते हैं, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो है ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा क्या बोलते हैं, रोबस्ट बनाना पड़ता है। बिकॉज आप रिलेटिव इंटर इंडस्ट्री नहीं कर रहे, आप इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन कर रहे हैं। तो उसमें अब मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस रहा है, ये हमेशा मैं वैल्यू पिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा वैल्यू कॉन्शियस स्ट्रैटेजी रहा है। बट विद इन वैल्यू कॉन्शियस में 2 चीज़ें हैं। एक तो कि मुझे उन वैल्यू सेक्टर्स जिनमें कि कुछ ट्रिगर्स हो सकती हैं अगले 12-18 महीने में, आइदर थ्रू वैल्यू अनलॉकिंग, प्राइवेटाइजेशन टाइप की जो चीज़ें होते रहती हैं, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान रहता है। और दूसरा जो है वो ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं प्रॉफिट के बारे में अगले 1-2 साल, वो उससे अच्छा कर सकती है कंपनी। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रॉफिट ग्रोथ से आपको इक्विटी रिटर्न मिलती है, दूसरी वैल्यूएशन की भी री-रेटिंग होती है। तो आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन है, वो ये दोनों पिलर्स पे खड़ा है। सर, इसमें जो आपने अर्निंग ग्रोथ की बात करी है या कंपनी अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को आउट परफॉर्म करे, एक तरफ आपने ये बात करी है, दूसरी तरफ आपने वैल्यू की बात करी है। तो एक ग्रोथ स्टाइल होगी, एक वैल्यू स्टाइल होगी, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि जो ग्रोथ वाली जो मैंने बोली, अर्निंग्स ग्रोथ, उसमें क्या होता है, जब एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन या जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये कंपनी तो 10% ही ग्रो करेगी, वो हमें वो कंपनी उस समय पे अच्छे वैल्यू पे मिल जाती है, क्योंकि हम उसको उस समय पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जबकि एक्सपेक्टेशंस लो हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस लो हैं तो आपको वैल्यू भी लो पे मिल जाती है। तो वो दोनों वैल्यू की तरफ ही हैं एक्चुअली। वो ग्रोथ बाद में आती है, तो फिर बाद में क्या होता है, जैसे ग्रोथ आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आने लगती है, तो फिर मार्केट उसमें ज़्यादा कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है। फिर वो वैल्यूएशन कहीं का कहीं भी चला जाता है कभी, एंड दैट इज़ व्हेन वी एग्जिट। से कि भाई यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई हैं
कि अब यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, पॉजिटिव सरप्राइज की जगह नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है, तो वो एक पॉइंट बन जाता है कि भाई हाँ, ये कंपनी अब फेयर वैल्यू हो गई है और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम एग्जिट नहीं भी करें तो सावधान मतलब आप ये कह रहे हो कि व्हेन इट इज ऑब्वियस टू एवरीवन, फिर वहां पे आप थोड़ा सा एग्जिट लेने का प्लान कर रहे हो। करेक्ट, जब वो एकदम कंसेंसस हो जाता है कि अब ये कंपनी तो दुनिया की बेस्ट कंपनी है सो उस समय थोड़ा सावधान हमें सावधान। सर इसमें सभी के लिए कुछ पॉइंटर्स आप दे सकते हैं बाइंग के लिए। आपने ओवरऑल व्यू आपका बताया कि आप वैल्यू देखते हैं ऐसी कंपनीज में जिनमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले समय में अर्निंग्स भी आएगी। कुछ पॉइंटर्स कि यार ये तो मेरे को चेकलिस्ट चाहिए मेरे को अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और ये तो मुझे कभी नहीं चाहिए, अगर ये मिल गया तो मैं करूंगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। चेकलिस्ट, सबसे बड़ा चेकलिस्ट तो यही होता है कि कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कंफर्ट होना चाहिए कि कंपनी कभी कभी क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा भी देगी लेकिन उसकी वैल्यूएशन आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि कंपनी ऐसा कुछ काम कर जाएगी जिसकी वजह से वैल्यूएशन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दैट इज़ नंबर वन। ये रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर दिया या किसी अपनी ग्रुप कंपनी को कुछ लोन दे दिए, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ से कभी वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती। दूसरा जो चीज़ हमें देखना पड़ता है कि हम उस कंपनी का 10 साल का हिस्ट्री भी देखते हैं। सो अगर ऐसा नहीं है कि सपोज़ हमें लग रहा है कि हाँ, ये कंपनी अब अच्छा करेगी अगले 2-3 साल में और मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी इस कंपनी ने पहले किया है? तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 10-15 साल, तो आपको एक आइडिया लगता है कि ये कंपनी इसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन कुछ कारणों से अभी ये वो उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना कि कर सकती थी। और क्या अब सिचुएशन ऐसी चेंज हो रही है जिसकी वजह से ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और उसमें फिर वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो कि वो कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी की एक बेस वैल्यूएशन हाई ही रहती है, वो अगर ख़राब भी करे तो इंडस्ट्री की है या फिर उस कंपनी की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो बुरे टाइम में भी ऑल टाइम फेवरेट है, बुरे टाइम में भी उसकी वैल्यूएशन कम नहीं होती, तो फिर वो आपको अल्टीमेटली एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी लगाना पड़ता है। लेकिन 2 चीज़ें मैंने बोला, एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा उनकी लंबी हिस्ट्री में कभी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया और उसके कंपैरिजन में आज कहाँ है। तो एक डेटा पॉइंट है, जैसे 10 साल का अगर आप ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको बोलते, रिटर्न ऑन इक्विटी सपोज किसी कंपनी का 20% एवरेज 10 साल का है और अभी वो 12% पे है, तो क्यों 12% पे है? क्या वो 12 का 16-18 वापस हो सकता है? क्या चेंजेस हो? तो इस टाइप की ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, इतनी सिंपल लाइफ नहीं होती है, लेकिन इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सर आपने बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली हमने ना एक शो किया था विजय केडिया सर के साथ, उन्होंने ऑलमोस्ट यही बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान करता हूं जो आगे जाके, जिसमें ग्रो करने की भूख है, जो मिड कैप से लार्ज कैप तरफ जाने की कोशिश तो कर सकता है, वो ग्रो तो कर सकता है और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आई थिंक आपका भी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ कॉन्सेंसस बैठ रहा है लगभग। मैं मिड स्मॉल से लार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विद इन लार्ज कैप भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप है वो, उसकी भी ये सिचुएशन में हो सकती है। होता है ऐसा, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज बड़े बड़े सेक्टर्स में हो चुका है। तो हमें ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़, मैं बोलूँगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इक्वली मिल सकते हैं। हाँ सर, मिड कैप स्मॉल कैप की बात हो भी रही है, अभी रिसेंटली मार्केट में जर्क आया है, कुछ टेपरिंग के इश्यूज आ रहे हैं। वैसे ये सेम इश्यूज हमें 2008-9 में भी मिले थे, जब सब प्राइम क्राइसिस खत्म हुआ था, वहां पे भी टेपरिंग आई थी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट की रैली अच्छी रह गई थी, इवन आफ्टर टेपरिंग जर्क्स आए थे। अभी वापस से जर्क्स आ रहे हैं। स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने पिछले 1-2 साल में जर्नी स्टार्ट करी है, उनके लिए थोड़ा सा नया है। और मिड कैप स्मॉल कैप में जर्क्स थोड़े से ज्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट एज अ होल, आपका उस पर क्या आउटलुक है यहाँ से? मिड कैप स्मॉल कैप में आपकी बात सही है कि जब थोड़ा सा जर्क्स आते हैं तो ट्रेडिशनली मिड स्मॉल कैप पे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इस बार चीज़ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। रीज़न ये है कि आज जो इकॉनमी जिस स्टेट पे है, वहाँ पे केवल कंजम्पशन पे इकॉनमी रन नहीं कर रही है। अब वो इन्वेस्टमेंट साइकिल, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, वो क्या है, मार्केट ब्रॉड बेस हो गई है। कम से कम 6-7 सेक्टर में गिन सकता हूँ जो कि अच्छा कर रही हैं एक समय पे। सेक्टर्स का नाम बताइए ना। देखिए, आप IT से शुरू कीजिए, बैंकिंग, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, इन्वेस्टमेंट साइकिल की जो कैपिटल गुड कंपनीज हैं, सीमेंट सेक्टर है,
जो ओनली सेक्टर जहाँ पे मुझे थोड़ा वीकनेस अभी भी लग रहा है वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर सेक्टर, बिकॉज वैरायटी ऑफ रीजंस कि रूरल मार्केट में स्लो डाउन है, मार्जिन प्रेशर है कंज्यूमर कंपनीज में, और जनरली प्राइस इंक्रीजेज हुई हैं तो कंज्यूमर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड कम हुआ है। बट कम से कम 5 से 6 सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। और जबकि पहले क्या होता था पिछले 10 सालों में या इवन 2007-8 में जाएं तो 2-3 सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या है, थोड़ा ब्रॉड बेस रैली है, इसलिए जब जर्क्स आएंगे तो एक तो जर्क्स कैन बी एब्जॉर्ब, और दूसरा क्या है कि मिड और स्मॉल कैप में इन कुछ सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या कैपिटल गुड्स की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें क्या है कि आपको लार्ज कैप्स में कम स्टॉक मिलेंगे, मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए ये इतना हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी हर फेज़ पे डिफरेंट रहा है, और अभी जिस फेज़ पे इकॉनमी है उसमें हमें मिड एंड स्मॉल कैप में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस करेक्शन में भी मिड एंड स्मॉल कैप ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा करेक्ट हुए हैं लार्ज कैप से। न्यू एज आईपीओस थोड़े से ज़्यादा करेक्ट हो गए। न्यू एज को, हाँ, वो उनको अलग रखिए, वो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं हुए, वो एक अलग ही चीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है वैल्यूएशन पे, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी वैल्यू है वो कैश फ्लोज की जो वो टर्मिनल ईयर में होती है, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहाँ वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा, हाँ 10 बिप्स बढ़ती एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक साथ आ जाएगा, तो वो फैक्टर अलग है। और वहाँ थोड़ा यूफोरिया भी ज़्यादा हो गया था, और फ्रैंकली एक होता है कि हर बुल मार्केट में एक छोटा पॉकेट होता है जो कि सबसे ज़्यादा यूफोरिया वाला होता है, वो अभी करेक्ट हो रहा है, और अच्छा करेक्ट हो रहा है, मतलब ठीक ठाक करेक्ट हो गए अभी। तो मिड एंड स्मॉल कैप और वो थोड़े अलग हो गए, बिकॉज मिड एंड मतलब ऑल इन ऑल आपको मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि मार्केट की वजह से मिड एंड स्मॉल कैप से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा है, तो वो बैलेंस कर ले रहा है, वो फैक्टर जो है आपकी उसको बैलेंस कर ले रहा है। और तीसरी चीज़ जो टेक्निकल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैटर करती है, कि FIIs की जो होल्डिंग्स है वो ज़्यादा लार्ज कैप्स में, तो आप देखे होंगे कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा प्रेशर है, मिड एंड स्मॉल कैप में द सपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इज मच मोर, दैट इज़ अ टेक्निकल फैक्टर दैट वो, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट उसके ऊपर आप हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली फंडामेंटल्स होने चाहिए टू मिड एंड स्मॉल कैप टू सस्टेन। आप केवल लिक्विडिटी की वजह से सस्टेन कर जाओगे, वो गलत हो गया, हाँ वो गलत हो जाएगी। सर अभी आपने बैंकिंग सेक्टर की बात करी है, अभी बैंकिंग सेक्टर में आपका फोकस सेक्टर्स में से एक है, पर उसमें अभी हमने पेन भी देखा है ऑफ लेटली, एंड अगर हम टेक्निकल्स पे या फंडामेंटल्स पे जाके देखें तो क्रेडिट ग्रोथ इंडिया की अभी आज के दिन वन ऑफ द लोएस्ट चल रही है, तो अभी भी आपका बुलिश होने का कारण उस पर? अभी ही बुलिश होने का कारण है, इसके पहले कारण नहीं था, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो है, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, और दूसरा होता है कि लार्ज बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ। तो लार्ज बैंक्स अभी भी देखेंगे आप 12, 15, 17% ग्रो कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ, सिस्टम ग्रोथ लास्ट ईयर 7-8% था, बट अब जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है। जो RBI की फोर्टनाइटली डेटा आती है उसमें आपको दिखेगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, बट इट विल शूट अप नाउ। द रीजन, सो आप कह रहे हो बॉटमिंग आउट हो गया, बॉटमिंग आउट अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, वो बढ़ते रहेगा, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो रिवाइवल हो रहा है, जो कॉर्पोरेट सब बोरो कर रही है, वो एक तो चल ही रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है कॉर्पोरेट्स की। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो स्टील खरीद के रखना है, वो जहाँ 100 रुपये लग रहे थे अब 120 रुपये लगेंगे उसको, वही रॉ मटेरियल अपने प्लांट में स्टॉक करके रखने के लिए। तो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बोरोइंग बैंक से बढ़ेगी। आज के दिन में जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होती है बैंक्स जो कॉर्पोरेट्स को देते हैं, वो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, 50-60% यूटिलाइज्ड है। तो सपोज आपने 100 रुपये की लिमिट दे के रखी है किसी कॉर्पोरेट को, इतनी आप बोरो कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल के, तो आपको 50 रुपये ही बोरो कर रहा है, तो ये बढ़ेगा। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये होता है हर कमोडिटी साइकिल में। अगर आप देखेंगे इट विल इट हैज़ हैपेंड, और ये होने वाला है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ इटसेल्फ जो 7-8% है वो 12-15%
सर 12-15% मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वहां तक ही हमारी क्रेडिट ग्रोथ पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है इन कमिंग टाइम। जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट सपोज आप 7% प्लस इन्फ्लेशन 11-12% रखिए, वहाँ तक हमें क्रेडिट ग्रोथ लॉजिकली अब जाना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव नहीं हो रही थी। अब इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो रही है, और दूसरा कि कमोडिटी साइकिल की वजह से वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कीजिए ना डिटेल में, वर्किंग कैपिटल की बोरिंग बढ़ जाएगी क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी कभी भी आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाइए तो वो रॉ मटेरियल खरीद के रखते हैं। 10 दिन का सपोज अपने पास स्टील रखेंगे, सपोज ऑटो प्लांट है, 10 दिन का स्टील रखेंगे। कुछ एक वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा जो कि फॉर्म होके असेंबली में पड़ा है, और एक फिनिश्ड गुड रहेगी जो कार बन के खड़ी है प्लांट में। नाउ ये जो इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है, ये करंट रॉ मटेरियल प्राइस पे होती है। तो आपने, अगर आपकी स्टील की प्राइस महंगी हो गई और वो प्राइस हर लेवल पे बिल्ड होती गई, तो आपकी रॉ मटेरियल की भी वैल्यू बढ़ेगी, जो आपको खरीदना है और स्टॉक करके रखना है, जो आपको वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, तीनों की आपकी वैल्यू बढ़ेगी इन्वेंट्री बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगी। और वो आपका ग्रॉस अमाउंट बढ़ेगा, मतलब कि 100 रुपया जहाँ आपका वर्किंग कैपिटल में लग रहा था, आपको 120 लगेगा। वो और वो आपको बोरो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट वो इतना इंक्रीज हुआ है। एक तो आपकी मार्जिन, तो मैं बाय डिफॉल्ट बिकॉज कमोडिटी साइकिल अच्छी होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड की वजह से आपकी क्रेडिट गुड बढ़ती जाएगी जो बैंकिंग को पुश दे देगी। यस, डिमांड तो बढ़ेगी नहीं बढ़े, लेकिन जो कॉरपोरेट्स को अपनी प्लांट चलाने के लिए जो एक बोरोइंग लिमिट रखना पड़ता है बैंक के साथ, वो भी बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग सर। तो अभी जो मार्केट हम देख रहे हैं, ओवरऑल हमने सेक्टर्स की बात कर ली है, ओवरऑल मार्केट में हम अभी थोड़ा सा वॉलिटिलिटी देख रहे हैं जो हमने पिछले 1.5 साल में या 2 साल में नहीं देखी पोस्ट कोविड। वैसे देखा जाए तो हमने बुल रन भी नहीं देखा था 2020 से पहले। 4-5 साल में बार बार कुछ बैड इवेंट्स हो ही रहते, पर बुल रन के बाद अब वॉलिटिलिटी बढ़ी है। अपन स्पेसिफिक सॉल्व करने की सर कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर अब क्या करे? डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर अब बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक काम करे। क्योंकि मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात नहीं कर सकता हूँ, इसका आंसर मैं ऐसे ही दूंगा कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती हैं, आपको ज़्यादा वैल्यू कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप ज़्यादा थीमेटिक या कॉन्सेप्ट टाइप के स्टॉक्स पे से ध्यान हटा के थोड़ा सा ऐसी कंपनीज पे ध्यान दें जिनकी इमीडिएट कैश फ्लोज हैं, जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल है, क्योंकि मार्केट थोड़ी वैल्यू कॉन्शियस हो रही है। और ये होता है जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द गेम विच इज़ जो पहले 5-6 सालों में नहीं हुआ है, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। तो आपको वो रिकग्नाइज करना चाहिए कि मार्केट की जो फेज़ है वो चेंज हो रही है। तो आपको आप अपने पुराने तरीके से अगर काम करते रहें, ठीक है, उसमें भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे ग्रोथ या हाई एक्सपेंसिव स्टॉक्स बुरे हैं। उनमें कुछ कंपनीज जो अच्छा एग्जीक्यूट कर रही हैं, अभी भी एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही हैं, उनमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन बट सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा, बहुत सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा, उस सेगमेंट में बहुत सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो क्या करें? कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप एंड वैल्यू फंड, बिकॉज मुझे लगता है वैल्यू एज अ थीम इज कमिंग बैक। लार्ज एंड मिड कैप और वैल्यू को आप कंबाइन करके एक सेकंड बास्केट रखिए। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ अभी केवल। और जो बाकी जो अगर सपोज आपकी रिस्क एपेटाइट है 10-15-20%, जो बाकी एलोकेशन बचता है, उसको आप सेक्टर फंड या स्मॉल कैप में डालिए। स्मॉल कैप्स पे आप एक्सपोजर ले सकते हो। स्मॉल कैप में ले सकते हो आप, SIP STP रूट में। सर अगर मेरा कोई 3 साल का गोल है तो क्या वो अभी म्यूचुअल फंड में इक्विटी में रहना चाहिए? मुझे लगता है कि रहना चाहिए। आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। आप एकदम आउट एंड आउट हाई रिस्क वाले ऑप्शंस पे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा ये जो पीरियड है, इसमें आपको अपना रिस्क मैनेज करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए मैंने बोला जैसे कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड एक कोर होल्डिंग बनाना, या फिर आपको एसेट एलोकेशन रखना पड़ेगा। इक्विटी डेट आप मिक्स ठीक रख लीजिए। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मीन आपका एसेट एलोकेशन फोकस करेंगे, जैसे आपने बैफ की बात करी। हाँ, करेक्ट। सर तो फाइनली जो आप कह रहे हैं कि ये पीरियड जो है, ये पीरियड खत्म कब होगा, या हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं इस पीरियड के? देखिए, ये पीरियड ख़त्म का ये 3 तरीके से जो एडजस्टमेंट हो रहा है वैल्यूएशन का। एक तो वॉलेटिलिटी, दूसरा छोटे छोटे करेक्शंस हो रहे हैं, और तीसरा है टाइम करेक्शन। तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब अगर कल को
एक शार्प करेक्शन आता है कि भाई 5% मार्केट ऐसे गिर गई, तो पीरियड कल खत्म हो जाएगा, मतलब एक हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं तो ये पीरियड चल सकता है, क्योंकि बेस्ट सिनेरियो यही है कि हम थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ, थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ अगले 6-9 महीने बिताए थोड़ा इस लेवल पे, और वो आइडियल सिनेरियो है। लेकिन क्या है कि बहुत चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं दुनिया में, आपको पता है अभी कल क्या हो सकता है, और उसकी वजह से क्यों 5-10% करेक्शन हो जाए तो आपका एडजस्टमेंट 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। सो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना चलेगा, बट जो लेवल आपको देखना है इंडिविजुअल स्टॉक पे और वैल्यूएशन पे, उस पे आपको अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर आपने अभी एंड में बोला कि 5-10% का एक साथ जर्क आ जाए और आपको वही कैपिटलाइजेशन होके खत्म हो जाए, मतलब अभी कह रहे हो कि ये जो कंप्लीट कंफ्यूजन चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा डीप वैल्यू वाइज करेक्शन नहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इकॉनमी इज डूइंग वेल। सी, अगर इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही होती, इंडियन इकॉनमी, तो हमें ज़्यादा डरने की जरूरत थी। अब क्या है, जैसे मैंने बोला, ब्रॉड बेस हो गया है इकॉनमी, बहुत सपोर्ट है प्रॉफिट ग्रोथ को, तो हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ये सब इम्पैक्ट। लेकिन ये बहुत मुश्किल है बोलना कि कुछ अनफोर्सिन नहीं हो जाए। कुछ अनफोर्सिन कभी भी हो सकती है। अब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर वर्स हो जाए, इससे भी खराब हो जाए जो अभी है, तो फिर देन फिर मार्केट देखो वो 5% को आपको छोड़ना पड़ेगा, 5% तो आपको छोड़ना पड़ेगा, 95% के लिए वी कैन प्लान इट अप। करेक्ट। बट 95% आपकी प्रायोरिटी ये है कि ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन ज्यादा उम्मीद है, इंस्टेड ऑफ प्राइस वाइज कंसोलिडेशन या प्राइस वाइज आपको करेक्शन मिल जाए। मेरा तो यही मानना है। और अगर आपको ये आपने बोल के काफी लोगों की टेंशन थोड़ी तो कम कर दी कि ठीक है थोड़ा सा सह लेंगे, बट एटलीस्ट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपकी 2-3 चीज़ें, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो उससे वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होती है इक्विटी में। दूसरा, क्रूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, उससे इंडिया को थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है, आप चाहें या ना चाहें। तो ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें, हमारा काम क्या है, हम ऐसे सेक्टर में रहें जो कि इंटरेस्ट रेट और हाई वर्किंग कैपिटल और हाई, जैसे बैंकिंग की बात की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, IT, तो उन सेक्टर्स में फिर भी हमें लगता है कि रिटर्न अच्छे बन सकते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग ज्यादा हो सकती है। इंटरेस्टिंग सर टुवर्ड्स द एंड आखिरी क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन जो सबको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, न्यू एज IPOs जो आए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कंपनी का, जिनको बहुत ज्यादा मुंह मांगी वैल्यूएशंस मिल चुकी है, साथ ही साथ कुछ बड़े IPOs और भी प्लान्ड है, वन ऑफ द बिगेस्ट IPO इंडिया का प्लान्ड है। क्या इसकी वजह से मार्केट में ये जो कंफ्यूजन और वॉलेटिलिटी का पीरियड है ये थोड़ा बढ़ सकता है? साथ ही साथ क्या हमें ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए या भाग के इनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए? नाम हम कंपनी का नहीं ले रहे, हम कंप्लीट सेगमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक जो हुआ है मार्केट में वो एक तरीके से हेल्दी चीज़ें हुई है, क्योंकि यूफोरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया था उस सेगमेंट में। और ये कंपनीज़ क्या है कि इनकी जो 10 साल 5 साल के बाद ये कंपनीज़ की जो हम बोलते हैं ना, जो रेंज ऑफ आउटकम्स बहुत वाइड होती है। तो ये एक तरीके से ये ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शंस हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कॉल ऑप्शन की प्राइसिंग हो गई स्टॉक प्राइस की जितनी कॉल ऑप्शन की प्राइसिंग हो गई, तो वो अब वापस कॉल ऑप्शन की प्राइसिंग में वापस ठीक हो रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से अननेसेसरी एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गया था यहाँ पे। हाँ, तो वो, बट इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर्स हैं, जो अपनी सेगमेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं। आई थिंक वो कंपनीज को इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वर्ल्ड जो है डिजिटल हो रही है और ये कंपनीज आगे जाके 5-10 साल में बड़ी होंगी। अब ये अलग बात है कि आपको कितना वैल्यू देना है और किस पॉइंट पे आपको एंट्री करनी है। लेकिन मुझे लगता है जो कंपनीज मार्केट लीडर्स हैं, जिन्होंने इस्टेब्लिश किए कि भाई हाँ, मेरा जो बिज़नेस मॉडल है वो प्रॉफिट बना सकता है और बनाया है, शायद कोविड में थोड़ा ज़्यादा बना लिया और वो मार्केट थोड़ा एक्साइट हो गए, अभी कोविड ख़त्म हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगी, तो एक एडजस्टमेंट चल रहा है फूड डिलीवरी टाइप ऑफ बिजनेसेस में। तो वो एडजस्टमेंट हो सकता है, लोगों को मॉडल समझ आते आते और 1-2 साल 5 साल लग जाए, और तब जाके जो है मॉडल पक्की होगी। बट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। अब मार्केट में वो फेज चला गया है कि अच्छा चलिए लॉस में गए, क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक वो प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए, आपको दिखाना तो होगा कि भाई आप 2 साल में इतनी प्रॉफिट बनाओगे। अब वो 10 साल में बनाओगे, वो अब मार्केट उतनी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंडिया में नहीं हुआ है, यूएस में भी, आप यूएस में देखें तो आप
अमेजोन का एग्जाम्पल देके हम आज तक कह रहे हैं कि देखो लॉस मेकिंग थी और प्रॉफिट में आ गई, पर वो अमेजोन के पीछे 100 अलग कंपनी जो खत्म हुई है उसकी बात हम कर ही नहीं रहे। सही बात। सर फाइनल मैसेज जो आप देना चाहते हैं। फाइनल मैसेज ये है कि देखिए इक्विटी में हमेशा आपको नॉमिनल जीडीपी प्लस कुछ रिटर्न आना चाहिए। उसमें से कुछ साल ऐसे जाते हैं जहां आपको एक्सेस रिटर्न मिल जाती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, आपके वैल्यूएशन का भी बेनिफिट मिल गया। अब कुछ साल ऐसे आते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको नॉमिनल जीडीपी या अर्निंग्स ग्रोथ रेट वाली रिटर्न नहीं आएगी, उससे कम आएगी। तो ये एक ऐसा वो साल है मेरे हिसाब से। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये साल ऐसा है जब प्रॉफिट ग्रोथ और इकॉनमी इज़ डूइंग वेल, तो हम ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऐसे साल को। और हमें ये, जब तक हम ये सोच के चलें और हम ये छोटे हिट लेने को तैयार रहें, आई थिंक विल बी फाइन। अगर हम पैनिक में कुछ करेंगे इस साल तो हमें पछताना पड़ेगा। अगर पैनिक में खरीद लें या पैनिक में बेच दें, दोनों तरफ से वो उसमें आपको पछतावा हो सकता है। थोड़ा सा सोच समझ के काम कर लो, आने वाली जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है, बट थोड़ा सा ये निकल जाए समय। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर कि आप हम सभी के पास आए, हमसे डिस्कशन किया। मीन्स अ लॉट टू कंप्लीट इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।